नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्लर फोरम पर। ठीक है, तो चलो आ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए, सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल फिल्लर फोरम पर। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिससे क्लास के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन, PDF सभी मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, जो भी सीटेट के नए विद्यार्थी हैं उन सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ सीटेट और एस्टेट के लिए कि यहाँ पर 9 बजे से आपकी सोशल स्टडी की क्लास होती है, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास, 1 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास, 3 बजे CDP की क्लास, 6 बजे EVS की क्लास और 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताना चाहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके सीटेट के दोनों पेपर क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो। आज हम सीटेट साइंस का पार्ट 5 कर रहे हैं। 4 पार्ट पहले अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा तो दोस्तों उनको जरूर देख लेना, क्योंकि सारे आपके बेसिक से क्वेश्चन है और इनमें से ही आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला आइसो या रेडियो आइसोटोप है। जल्दी से इसका आंसर आप सोचिए, इसमें आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी कीजिए। आंसर में टाइम नहीं लगना चाहिए। अपने हिसाब से आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको अपना आंसर चूज करवाऊंगा। मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा आंसर आपके लिए सबसे बेस्ट है। पहले आपको भी तो अनुमान लेना चाहिए ना कि कौन सा आंसर हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर देना है आपको, जो भी आपका आंसर हो। घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, जैसा भी आपका आंसर हो चलेगा। ठीक है, बिल्कुल जैसा भी आपका आंसर हो सब कुछ चलेगा, आपको बस आंसर देना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा उसका आंसर देना है सभी को। ठीक है, चलो, तो देखिए इसका आंसर आपके सभी के सामने आ गया होगा, सी। आपने क्या पता क्या अनुमान लगाया है क्या नहीं। देखिए, आइसोटोप की बात कर लेते हैं। पहले आइसोटोप के बारे में जान लेते हैं कि आइसोटोप होता क्या है। तो देखिए, एक ही तत्व के, यानी आपके पास अगर कार्बन दिया हुआ है या हाइड्रोजन दिया हुआ है, जैसे मैंने हाइड्रोजन के बारे में कहा कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, जैसे मैंने इसकी परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन परंतु क्या होता है इसमें परमाणु भार अलग अलग होता है। क्या होता है, यानी परमाणु संख्या तो समान होती है, क्या होती है, परमाणु संख्या तो उसकी समान होती है, लेकिन जो इसका परमाणु भार है, परमाणु भार, तो वो अलग अलग होता है। ठीक है, परमाणु भार अलग अलग होता है, परमाणु संख्या सेम होती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप देखते हैं, ठीक है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम इनके लेते हैं तो वो हो गया, परमाणु संख्या तो उनकी सेम है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन इनके तीनों के जो परमाणु भार है वो अलग अलग होंगे। तो आइसोटोप के बारे में जान गए, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, मगर जो परमाणु भार है वो सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको इसके लिए बताया है। और इसका राइट आंसर आपके पास कौन सा हो गया, रेडियो फास्फोरस। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट आंसर था और मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। एक आपको मैं पहले रेडियो सक्रियता के बारे में भी बता देता हूँ कि रेडियो सक्रियता के बारे में, यानी रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। रेडियो एक्टिव तत्व कौन से होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में भी जानते हैं तो वो कौन से तत्व कहलाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व, उनके भी बता देता हूं। ऐसा पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी एनर्जी निकालते हैं, ऐसी एनर्जी निकालते हैं जो विकिरणशील या रेडियोधर्मी हो। ठीक है, वो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना, जैसे यूरेनियम हो गया, ठीक है, उस प्रकार के, तो याद रखना इन चीजों को भी। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी जो इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है, क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है। अब आगे देखिए, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में पूछा गया है कि अगर बहुत अधिक ऊंचाई पर आप जाते हो तो लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है, आकार बढ़ जाता है, ठीक है, संख्या बढ़ जाती है, आकार छोटा हो जाता है या संख्या घट जाती है। इनमें से सबसे बेस्ट आंसर आपका वो है जो आपने सोचना है पहले आपका आंसर क्या होगा, उसके बाद में ही आपको आंसर देना है। ठीक है, पहले सोचिए, मेरे को आपको 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, ऑप्शन भी बता चूज कर लीजिएगा। ठीक है,
जिससे आपका वीडियो भी लंबा ना हो और आपके क्वेश्चन भी पूरे हो सके कवर। ठीक है, तो देखो जब भी ऊंचे पहाड़ों में जाते हो, जब भी जितनी ऊंचाई पर आप जाने लगते हो, जैसे पहाड़ है कोई भी, अगर उस पे चढ़ोगे आप, तो जितना ऊपर जाओगे तो वायुमंडल आपके पास जो वायुमंडल है, वायुमंडलीय दाब आपका क्या हो जाएगा, जो वायुमंडलीय दाब जो ऊपर जाते हो आप, तो उसमें कमी आती है। यानी कि वायुमंडलीय दाब में जितना ऊपर जाते हो आप, यानी कि उसमें आपकी कमी आती जाती है, यानी वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। ठीक है, जिससे क्या है कि जो वायु है वहां की, वो विरल हो जाती है। क्या हो जाती है, वायु वहां की विरल हो जाती है, जिसके कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऊपर जाने से ये होता है कि ऑक्सीजन की कमी होगी। अब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्लड के अंदर क्या होता है, जो आरबीसी होती है, और आरबीसी होती है तो उसमें क्या होता है, आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो, आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में तो वृद्धि होगी। ठीक है, क्यों, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की वृद्धि होगी। क्यों क्यों होगी, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, वो अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी, कि इसकी संख्या बढ़ जाएगी। याद रखना, ऊंचाई पे जू जू जाते हो तो आपको क्या करता है, वायुमंडलीय दाब आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर जो जाते हो तो वायुमंडलीय दाब घटता है या बढ़ता है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना, वायुमंडलीय दाब में कमी होती है, जिसके कारण हवा क्या होती है, वायु विरल हो जाती है। विरल होने के कारण वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है वहां की, उसमें कमी आ जाती है, और उसके कमी होने के कारण फिर आपके क्या होता है, वो मिचलापन, ठीक है, वो प्रॉब्लमें आने लग जाती है। जैसे मिचलापन, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो वो कारण चलते रहते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे सांस लेने में भी आपको तकलीफ होगी। ठीक है, ऊंचाई पर जैसे जैसे आप वृद्धि करते हो। ठीक है, ठीक है, और लाल रुधिर कणिकाओं को हम क्या कहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। लाल आरबीसी को क्या बोलते हैं, आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना। ये भी कई बार पूछा जाता है, इरिथ्रोसाइट। याद रखना, इरिथ्रोसाइट आरबीसी को जाना जाता है। ठीक है, चलो तो अगली बात करते हैं इसके बारे में। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। इसमें बताना है सबसे भारी धातु के बारे में। आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। आज के लिए ये क्वेश्चन है, मैं आपको कल पूछूंगा ये क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सी है, ये क्वेश्चन का जवाब मैं आपको कल दूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको आंसर देना है। पहले मैं सभी का चेक करूंगा कमेंट सेक्शन में, सभी को आंसर देना है सबसे भारी धातु कौन सी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको भी तो पता होना चाहिए सबसे भारी धातु कौन सी है, ये बताना है आपको। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सी है। ठीक है, इसके बारे में आपसे बात करूंगा मैं। कमेंट सेक्शन में सभी को आंसर देना है, जैसा भी हो आपका। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, तो आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है, इसका राइट आंसर आप सभी को देना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आप सभी को मिल गया होगा। इसका क्रोमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे भारी धातु जो आधुनिक चर्म शोधन में काम में आती है वो है क्रोमियम। ठीक है, निकेल का अगर आप बात करते हो तो तत्व किससे डिनोट करते हैं, निकेल आपका Na से हो जाएगा, जिंक आपका Zn से होता है, और लेड आपका Pd से होता है, Pb। ठीक है, लेड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके दिया हुआ है कि स्ट्रोंसियम, एसआर से जिसे हम डिनोट करते हैं एसआर, स्ट्रोंसियम हो गया। स्ट्रोंसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है, जल्दी से आंसर बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कोई खास बात नहीं है, आपको याद रखना है इन चीजों को। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। ये होती है किरमिंजी लाल रंग की होती है। ठीक है, किस प्रकार की होती है, किरमिंजी लाल रंग की होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है, यानी जो कृत्रिम जो सैटेलाइट बनाते हैं भारहीन महसूस करता है, क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कीजिए, ऑप्शन को पढ़िए, जिससे आपको अनुमान लगेगा कि आपका आंसर क्या होगा, क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो उस स्थान पर शून्य होता है जिस स्थान की ये बात कर रहा है। ठीक है, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल द्वारा सी, ठीक है, और डी विशेष डिजाइन के कारण प्रभावशीलता। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, इसमें राइट आंसर आपका होना चाहिए अभिकेंद्रीय बल के कारण।
अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है ऐसा। ठीक है, एक बात ध्यान से और सुनिएगा। मैं अगर आपको इसी के अंदर आ चुका है तो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, भार के बारे में और द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। भार और द्रव्यमान में कोई पूछता है कि सर अंतर क्या आता है, भार और द्रव्यमान। ठीक है, तो दोनों के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा आपका द्रव्यमान है जो 60 केजी है। कितना है, 60 केजी है। अब एक बात बताओ, जो द्रव्यमान आपका 60 केजी है, अब ये जहां भी जाओगे आप, जैसे मैंने रेगिस्तान में भेज दिया आपको, रेगिस्तान भेज दिया, ठीक है, चंद्रमा पर भेज दिया, ठीक है, तो आपका जो द्रव्यमान होगा वो सेम होगा। आपका द्रव्यमान कभी भी किसी भी जगह आपका किसी भी कारणवश चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना। आपका द्रव्यमान वही रहेगा। अगर यहाँ पर आपका द्रव्यमान 60 केजी है तो अगर चंद्रमा पर भी जाओगे तो आपका द्रव्यमान 60 ही केजी ही रहेगा। बस बशर्ते आपका भार चेंज होगा। अगर आपका भार यहाँ पर जितना है तो ऊपर जाने के बाद में आपका भार चेंज हो जाएगा, चंद्रमा पर जाने के बाद आपका भार चेंज हो जाएगा। भार परिवर्तनशील होता है। भार परिवर्तनशील यानी भार किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, भार में जैसे मैंने आपको भार के लिए कहा, जैसे F बराबर mg होता है। ठीक है, तो आपका ये न्यूटन का नियम भी आपने पढ़ा होगा। भार के बारे में भार के बारे में GH होता है। जितनी ऊंचाई पर जाओगे द्रव्यमान में उतनी वृद्धि होगी, घटेगा, इस प्रकार के आपको सभी ने पढ़ा होगा। तो यानी कि आपको याद रखना है कि भार कहीं भी जाओ भार चेंज हो सकता है। ठीक है, समझना, भार चेंज हो सकता है लेकिन द्रव्यमान आपका वह का वही रहेगा। चाहे चंद्रमा पर जाओ चाहे कहीं भी जाओ, आपका भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपके सी होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मैंने एक्स्ट्रा चीजें आपको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सभी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आपका ये था, क्लियर हो चुका है। ठीक है, यानी गुरुत्व मेन बात, अगर भार की बात करूं मैं आपसे, तो भार आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या है, भार किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। इतना सा याद रखना है कि भार आपका गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। ठीक है, और अगर द्रव्यमान की बात करें तो उस पदार्थ की जो उपस्थित जो द्रव्य है उस पर वो उस पदार्थ की द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो, तो यहां तक तो सभी का क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, आधुनिक चुंबकशाली चुंबक किससे बनते हैं। देखिए, आधुनिक जो चुंबक है आपके पास लौह यौगिकों से बनते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थों से बनते हैं, या आपके पास दिया हुआ है कि कोबाल्ट निकेल की मिश्र धातुओं से मिलकर बनते हैं। फिर आपके पास दिया हुआ है कि आयरन कोबाल्ट निकेल इनसे मिलकर बने होते हैं। तो इनमें राइट आंसर आपका क्या होगा। और इसके साथ में एक क्वेश्चन और है कि चुंबक की खोज किसने की थी। ठीक है, चुंबक की खोज किसने की थी, चुंबक की खोज। ठीक है, बात ऐसी है, चुंबक की खोज कोई साइंटिस्ट ने नहीं की है। ध्यान रखना, कोई भी साइंटिस्ट ने नहीं की है। इसमें क्या है, चुंबक की खोज उसने इस प्रकार की थी। देखो कहानी सुनिए। ठीक है, एक बुजुर्ग था जो गडरिया टाइप में था, गडरिया मान सकते हो या चौराहा मान सकते हो, जो चराते हैं इनको जानवरों को जो चराते हैं, जिसे चौराहा चरवाहा बोलते हैं हम। ठीक है, तो वो एक गडरिया था जो भेड़ों को चराया करता था। तो उसने एक बार क्या है कि जूते पहने हुए थे, जूतों के नीचे लोह धातु थी, नीचे लगी हुई थी। ठीक है, अब क्या करता है वो, जब चरा रहा था पशुओं को, भेड़ों को चराने गया, तो जूते पहन रखा था, तो उसके अंदर जो आपके लगे हुए थे तो उसके कई सारे भारी हो गया पैर। क्यों, क्योंकि जो चुंबक थी, लोहा था, तो उसमें कई कण होते हैं जैसे मिट्टी के अंदर तो बनते हैं। ठीक है, तो वो चुंबक उनके वो आपके चुंबक चिपक गई उसके। ठीक है, जो लोहे के। तो आपके क्या हुआ कि जो उसका नाम बताना था मेरे को, तो उसका नाम था मैग्नेट। क्या नाम था उसका, मैग्नेट नाम का एक वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक नहीं मान सकते उसे आप, एक आदमी, बुजुर्ग नाम था उसका, बुजुर्ग का मतलब मैग्नेट नाम था उसका, जिसने इसकी खोज की थी। उसी के नाम पर आपका ये नाम पड़ा है मैग्नेट। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट भी नहीं कह सकते हम उसे। ठीक है, तो इसके बारे में सुनोगे पढ़ोगे तो और अच्छी तरीके से जान पाओगे। ठीक है, मैग्नेट नाम का एक व्यक्ति था, उसने चुंबक की खोज की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखो, ये तो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बताया है। तो आपको बताना है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। तो मैंने आपको इसका राइट आंसर क्या बता रहा है, क्या बताया इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है जैसे कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया। ठीक है, इनकी मिश्र धातुओं से जो बनता है वो जब पावरफुल मान सकते हो उस चुंबक को।
ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आपको पता होगा कि निम्नलिखित में से, देखो पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर करते हैं बात। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा फिर मैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? पहले क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, सभी सही है लेकिन इनमें से जो पहले घटित घटना हुई है वो कौन सी है? ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया, बिल्कुल किया, E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। इसके बाद में मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी सही है, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ठीक है, मार्कोनी ने बेतार सिग्नल भेजा। मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी, बिल्कुल, ये 2 बार इस नवाजे गए हैं, 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है मैडम क्यूरी को केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो इसका राइट आंसर हो गया मार्कोनी के, यही होना चाहिए ना, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्कोनी के प्रथम बेतार सिग्नल, ये आपको सबसे पहले, इनमें से सबसे पहले ये मिला था। ठीक है, तो सबसे पहली घटना कौन सी हुई? मार्कोनी के बेतार सिग्नल भेजा था उसने सबसे पहले, इनसे पहले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके सामने सी है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, ये बताना है आपको कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सोच लीजिए, सोच लीजिए कौन सा होगा आंसर और उसके अंदर आपको आंसर देना है। देखिए, रेड ब्लू येलो होता है, या फिर बी होता है रेड ब्लू येलो ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, ब्लू येलो ग्रीन। तो इसमें देखो आपके फोटोग्राफी में 3 रंग सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लाल, रेड, ब्लू, ग्रीन। सबसे इंपॉर्टेंट कलर कौन से हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन। इंपॉर्टेंट है सवाल एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, 9वां क्वेश्चन चलते हैं कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, यानी कि प्रफुल्ल होता है जब आपके पास डाला जाता है उस समय, क्योंकि उसमें कौन सी गैस होती है, किस कारण के वंश वो उबलने लगता है या उफनने लगता है, जो भी आप समझ सकते हो। ठीक है, बेकिंग सोडा डालने से। ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है आप इतना बता दीजिए। तो इसमें निकलती है, देखो बेकिंग सोडे में तो CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। ठीक है, ये भी याद रखने का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है, ध्यान से देखिए, कि निम्नलिखित में से किस कोटि की फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जो भी आपका आंसर हो। ठीक है, जो भी आपका आंसर हो जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, बताइए, देखिए क्या होता है। देखिए, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? ठीक है, तो देखो फिक्सर वाले रंगीन प्रिंटर की नहीं, ठीक है, फिक्सर वाले बिना रंगीन प्रिंटर की नहीं, श्वेत श्याम पट्ट की। क्या होती है श्वेत श्याम पट्ट की? कंप्यूटर विकसित स्वयं श्याम पट्ट नहीं, श्वेत श्याम पट्ट होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट। ठीक है, चलो देखते हैं इसका राइट आंसर। बिल्कुल इसका आंसर जिन्होंने सोचा है सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों में नमक और चीनी मिलाने से उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अतिरिक्त नमक और चीनी क्या होता है? इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर बनेगा कि माइक्रोबियल कोशिकाओं को प्लाज्मोलाइज करें, माइक्रोबियल कोशिकाओं के टूटने के कारण होता है ये काम, माइक्रोबियल कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन होने के कारण होता है, या भोजन से पानी निकालने के कारण होता है। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो माइक्रोबियल तो करेक्ट है, आपके माइक्रोबियल जो कोशिकाएं होती है, माइक्रोबियल जो कोशिकाएं होती है उसके क्या होता है, उनको क्या होता है, माइक्रोबियल जो कोशिका होती है उसका प्लाज्मोलाइजेशन किया जाता है ना, उस कारण आपके ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो सुरक्षित रखने में मदद मिलती है माइक्रोबियल कोशिकाओं को प्लाज्मोलाइजेशन करने से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आ जाओ हार्मोन्स एड्रेनालाइजेशन। सबसे पहले आपको ये चीज बतानी है दोस्तों कि हार्मोन्स के बारे में आप कितना जानते हो। हार्मोन्स और एंजाइम दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं हम। ठीक है, हार्मोन्स हो गया, हार्मोन हो गया और एंजाइम। ठीक है, एंजाइम दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हार्मोन्स के बारे में भी पूछ सकता है,
ठीक है, और एंजाइम के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इतना सा बताना है। अब इसके बारे में तो मैं बता देता हूँ, ये हार्मोन्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि हार्मोन्स के बारे में, ये अंतःस्रावी होते हैं। एक तो चीज आपको ये याद रखनी है, ये अंतःस्रावी होते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी, तो एक तो आपका यही बनेगा। अगर ऑप्शन में कहीं भी आपको दिया होता है अंतःस्रावी है, हाँ, इनमें से अंतःस्रावी हार्मोन्स के अंतःस्रावी होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और एंजाइम होता है बहिस्रावी। बहिस्रावी क्यों होते हैं बहिस्रावी? बहिस्रावी, बहिस्रावी यानी कि इसमें तो होती है जो हार्मोन्स निकलते हैं या हार्मोन्स सीधे रक्त में मिलते हैं। कौन से? सीधे रक्त में मिलते हैं। ठीक है, रक्त के द्वारा ही पूरे शरीर में जिस अंग में जरूरत पड़ती है हार्मोन्स की, वो वहां से निकलते हैं तो रक्त में। और ये बहिस्रावी जो है आपके पास, जिसे जिसे एंजाइम कहते हैं, वो आपके पास किसमें से? नलिकाओं द्वारा आते हैं। किसमें? नलिकाओं द्वारा ये बहे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, नलिकाओं द्वारा लक्ष्य तक पहुंचते हैं जहां पर इनको इनकी जरूरत होती है। ठीक है, और हार्मोन्स की बात करते हैं तो आप सभी को पता है, जैसे प्रोलेक्टिन हार्मोन्स हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सभी क्या है? ये हार्मोन्स है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब हम बात कर रहे थे एड्रेनालाइजेशन हार्मोन्स की, यानी इसमें क्या होता है? रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। ठीक है, दूसरी बात, जब व्यक्ति बहुत क्रोधित या चिंतित होता है तो शरीर में तनाव के स्तर को समायोजित करने में मदद करता है। ऊंचाई को नियंत्रित करने में मदद करता है, यानी ऊंचाई से डर लगते हैं तो उसे नियंत्रित करने के लिए जो किया जाता है, उससे हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या वो काम में आता है? शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? अब तो आपको आंसर आ गया होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है। तो यानी क्या होता है, जब व्यक्ति क्रोध या चिंतित होता है तो यानी तनाव के स्तर को समायोजित करने में ये मदद करता है एड्रेनालाइजेशन हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन की बात कर लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन नर जो आपके पास नर जननांग होते हैं उनके द्वारा होता है ये। ठीक है, टेस्टेस्टेरोन स्टेरोन जो नर के द्वारा स्राव किया जाता है। मादा के द्वारा प्रोजेस्टेरोन, आपको पता है प्रोजेस्टेरोन हो गया, तो ये है मादा की, ये है आपका नर का। याद रखना, इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन, याद रखना इस चीज को। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, हरित गृह प्रभाव जिसके कारण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है, यानी हरित गृह प्रभाव सभी जानते होंगे। ठीक है, तो हरित गृह प्रभाव जिसके कारण क्या होता है, वायुमंडलीय जो टेम्परेचर होता है उसमें वृद्धि हो रही है, तो उसमें कौन कौन सी गैसें अपना अहम रोल रखती है, वो बताना है आप सभी को। जल्दी से आंसर बताइए, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तो सभी को आंसर पता चल गया होगा। अगर मैं इसके अलावा कोई दूसरी चीज दे देता तो क्या उसका आंसर आप बता सकते थे? तो पहले आपको ये चीज ही याद रखनी है कि हरित गृह प्रभाव में कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार होती है। तो सबसे पहले आपको जहां भी अगर CO2 दी हुई हो तो सबसे अहम रोल रखती है CO2। याद रखना दोस्तों, CO2 सबसे अहम रोल रखती है। CO2 के बाद में आप बात कर सकते हो जल वाष्प की। किसकी? जल वाष्प की बात कर सकते हो, जल वाष्प की। उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर सकते हो, नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर सकते हो। ठीक है, ऑक्साइड की बात कर सकते हो। अगर फिर भी बात करना चाहूं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में सुना होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन जो हमारे रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये भी अहम योगदान देती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपकी थी इंपॉर्टेंट। और आपके और भी अंतिम में पूछते हैं तो मीथेन बता सकते हो। ठीक है, लेकिन आपकी अहम होती है CO2, यानी ज्यादा मात्रा में आपकी CO2 भी हरित गृह प्रभाव को प्रभावित करती है। ठीक है, वैसे जलवाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, और कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद में मीथेन भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका राइट आंसर आप सभी के सामने क्या हुआ? 3 इसका राइट आंसर है। याद रखना, हरित गृह प्रभाव में कौन कौन सी गैसें अपना योगदान देती है। ठीक है, तो इसमें 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन आगे देखिए, इसने कहा गया है कि हरे पौधे दिन के समय वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, के बजाय ऑक्सीजन छोड़ते हुए प्रतीत होते हैं, और ये क्यों? कारण बताइए। पहले तो आपको इतना सा बताना है कि जितने भी हरे पौधे होते हैं, क्या सभी रात दिन सभी एक ही सभी ऑक्सीजन लेते हैं क्या? वो सभी ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्या? सारे पेड़ पौधे क्या हमेशा ही ऑक्सीजन देते हैं हमें? नहीं दोस्तों, सभी नहीं देते हैं। इसमें एक बेस्ट आपके पास वो भी पता होना चाहिए। देखो, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं,
हमने जिंदगी में जो भी देखे हैं पेड़ पौधे, ठीक है, वो सभी क्या करते हैं, ठीक है, कुछ पौधों को छोड़कर, याद रखना, कुछ पेड़ पौधों को छोड़कर बाकी सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं, बाकी सभी पेड़ पौधे देखो दिन के अंदर तो आपको क्या मिलेगा, दिन के अंदर वो हमेशा ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात के समय वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, याद रखना सारे पेड़ पौधे ऐसा ही करते हैं। इसलिए कहते हैं कि रात के वक्त पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो दिन के अंदर तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और रात के ओ सॉरी दिन के समय तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं यानी त्यागते हैं, ठीक है। लेकिन रात के समय ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उल्टा सिस्टम हो जाता है। जैसे मैंने इसमें कहा कि दिन के समय ऑक्सीजन तो ग्रहण कर लिया, वो त्याग दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार रात को उल्टा सिस्टम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो भी छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन गैस वो भी ग्रहण करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पौधे हैं जो इसका उल्टा करते हैं, यानी कि कुछ पेड़ पौधे, जैसे मैंने पीपल रख दिया, पीपल हो गया, पीपल के बाद में तुलसी का वृक्ष हो गया, ठीक है। ये कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए ही हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए इनको हमारे धर्म के अनुसार या हिंदू धर्म के अनुसार इन्हें पूजा भी जाता है। क्या है इसका लॉजिक ये तो पता नहीं, लेकिन इसका मेन उद्देश्य यही है कि पीपल को और तुलसी के वृक्ष को इसी कारण हम पूजते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। बाकी कोई सा भी पेड़ ऐसा नहीं है जो हमें ऑक्सीजन देता है 24 घंटे, लेकिन ये देते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ऐसी है कि 24 घंटे की बात करें तो लगभग अगर 24 घंटे भी पूरे नहीं देते तो 22-23 घंटे तो ये ऑक्सीजन देते ही देते हैं, ठीक है। चलो, तो अब इसके बारे में देखते हैं कि हरे पौधे दिन के समय वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन छोड़ते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। ये तो गलत बात है, और श्वसन तो करते हैं लेकिन उल्टा करते हैं, ठीक है। हरे पौधे रात के समय ही श्वसन करते हैं, ठीक है। क्या हरे पौधे रात के समय ही श्वसन करते हैं क्या, नहीं, ये भी गलत बात, ये भी गलत बात हो गई है। फिर देखिए अगले वाला कि हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं, हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं, लेकिन रात के समय प्रकाश संश्लेषण में शामिल होते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो रात की ये बात गलत है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है, ठीक है। आपके ये भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया है, तो आपके पास आंसर क्या बचा है, देखो, प्रकाश संश्लेषण की दर दर दिन के समय श्वसन दर से अधिक होती है। बस इतना सा आपको आंसर देना था इसका, तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो गया। देखो सारे क्वेश्चन आप अगर आते हैं तो सभी सोल्व कर लोगे, ठीक है। देखो अब इसके बारे में हरी के बारे में बता दिया। जैसे मैंने ब्लड के अंदर बताया आपको, क्या बताया कि ब्लड के अंदर कौन सी धातु होती है, तो कौन सी धातु हो ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर, जैसे कैसा, आयरन, आयरन होता है ना। उसी प्रकार आपको बताना कि पत्ती के अंदर कौन सी धातु होती है, पत्ती के अंदर कौन सी धातु होती है, जल्दी से बताइए, पत्ती के अंदर कौन सी धातु होती है। अगर आपने पढ़ा होगा तो सभी को पता है कौन सी धातु होती है, ठीक है, कौन सी मेटल होती है, तो आपको सभी को पता है मैग्नीशियम नाम की एक धातु होती है, वो इन पत्ती के अंदर पाई जाती है, जिसके कारण पेड़ पौधे हरे माने जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये थी आपकी बेसिक नॉलेज जो आपको पता रखनी है। पादप चालनी नलिका जो होती है, यानी जो सेव ट्यूब सेल्स, ठीक है, तो वो बतानी है कि कोशिकाओं को स्तनधारी इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट के बारे में मैंने अभी आपसे कहा, इरिथ्रोसाइट क्या होता है, आरबीसी, ठीक है। नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन ध्यान में रखना है एरिथ्रोसाइट, ठीक है, कि एक सामान्य विशेषता क्या है, ठीक है। तो बताइए कि नाभिक की उपस्थिति होती है, उसमें अंदर नाभिक उपस्थित होता है, एक सामान्य विशेषता है, क्या विशेषता है, क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति, ठीक है, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, क्या हो सकता है इसमें बताइए। देखो मैं कोशिका के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन, चलो पहले इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए बात ऐसी है, इसमें आरबीसी के बारे में एक सामान्य विशेषता पूछी है, चालनी कोशिकाएं जो होती है, ठीक है, उनके बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिक की अनुपस्थिति होती है, बिल्कुल नाभिक की अनुपस्थिति होती है। जो आरबीसी होती है उसमें नाभिक नहीं पाया जाता, कुछ एग्जाम्पल को छोड़कर, ठीक है। कुछ एरर थी, मतलब एरर का मतलब आप मान सकते हो कि ऊंट और लामा ऐसे हैं, ऐसे जीव है, ऊंट और लामा, ध्यान रखना कौन कौन से, ऊंट और लामा, दो प्रजातियां ऐसी है जिनके आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, यानी नाभिक पाई जाती है। क्या होता है, जिनके जो आरबीसी होती है उसके अंदर नाभिक पाया जाता है,
ठीक है, याद रखना इस चीज को, ऊंट और लामा के सेल में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो नाभिक की अनुपस्थिति होती है वैसे तो सभी के अंदर, लेकिन ऊंट और लामा के अंदर नाभिक उपस्थित होता है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से 1 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कोशिका के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, कोशिका आपकी 2 टाइप की होती है, सभी को पता है। ठीक है, कोशिका एक तो आपके पास 2 प्रकार की कोशिका हो गई। अब कोशिका के अंदर भी आप देखोगे तो आपके पास 2 कोशिकाएं पाई जाती है। प्लांट एक तो, ठीक है, पेड़ पौधों में जो कोशिका पाई जाती है। दूसरी आपके पास जो जंतु के अंदर पाई जाती है। ठीक है, एक तो प्लांट यानी पेड़ पौधों में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसके अंदर कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, ध्यान रखना। जो प्लांट के अंदर सेल होती है उसके अंदर कोशिका भित्ति होती है। और आपकी जो जानवरों के अंदर जो कोशिका होती है, जीव जंतुओं में जो कोशिका होती है, ठीक है, तो उनमें कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है, याद रखना। ठीक है, तो जंतु कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपको सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर उपस्थित होता है। आरबीसी के अंदर उपस्थित होता है। आरबीसी के अंदर उपस्थित होने के कारण ही क्या होता है कि रक्त लाल होता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। आरबीसी के कारण ही रक्त लाल होता है और डब्ल्यूबीसी में नहीं होता है, इस कारण वह श्वेत होती है। चलो तो फिर आगे देखते हैं। इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट पेडोलॉजी के टाइप के क्वेश्चन है जो भी आपको करने हैं, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इनका आंसर तो आप सभी को ही सोच के समझ के आंसर देना है। ठीक है, इसमें आपको कोई समझाने वाली होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अधिकांश शिक्षा, ध्यान से पढ़ो बस क्वेश्चन को और ऑप्शन ढंग से पढ़ लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। अधिकांश शिक्षा बोर्ड ने जानवरों के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि अब इसके बारे में तो आपने सभी को पता है कि जानवरों के विच्छेदन पर क्यों प्रतिबंध लगाया है। जानवर अब विच्छेदन के लिए उपलब्ध नहीं है। पहला कारण ये हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता। जानवर तो बहुत है लेकिन विच्छेदन के लिए है, विच्छेदन के लिए उपलब्ध नहीं है बिल्कुल, लेकिन विच्छेदन के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर पुख्ता तो ये नहीं हो सकता। आगे देखिए, पशु खरीदना एक महंगा प्रस्ताव बन गया है। ये भी कोई रहस्य की लॉजिक की बात नहीं है। वे नई बीमारियां फैला सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन सभी तो नहीं फैला सकते। अगर इंजेक्शन उनके भी हमारे जैसा ट्रीटमेंट हो तो वो भी बिल्कुल सुरक्षित है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए छात्रों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और है, ध्यान रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे हम। अब बात करते हैं गणित और विज्ञान ओलंपियाड आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो बताना है कि गणित और विज्ञान ओलंपियाड आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, ऑप्शन आपके सभी के सामने दिया हुआ है। ठीक है, गणित और इनके अंदर पहला क्वेश्चन है। अब देखो, ऑप्शन पढ़ते हुए चलना, नीचे से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अपने छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड स्कोर, तो ये कोई बात नहीं हुई। अपने छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड स्कोर नहीं, ये तो मुख्य उद्देश्य नहीं है ओलंपियाड का। छात्रों को व्यावसायिक परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने में मदद करना, ये भी विज्ञान और मैथ का ओलंपियाड जरूरी नहीं है कि यही काम हो मुद्दा। ठीक है, छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार ग्रेड देना। देखो, ग्रेड की बात ही आती है तो गड़बड़ हो जाता है काम। ठीक है, अब आपको देखो अगला क्वेश्चन, रचनात्मक, बिल्कुल रचनात्मक। ठीक है, क्रिएटिविटी, नेचुरल क्रिएटिविटी, प्रयोग का पोषण करके विषय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। यानी जैसे साइंस और मैथ की जो ओलंपियाड होती है उसमें मुख्य उद्देश्य आपका यही होता है कि बच्चे उन रचनात्मक प्रयोगों को सीखे और उसको उत्कृष्ट या इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं इन ओलंपियाड के जरिए। ठीक है, तो जैसे गणित में आपको स्टूडेंट है कहीं भी, तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो ओलंपियाड करेंगे तो उसमें उनकी प्रॉब्लमों को सुलझाया जाएगा, यानी रचनात्मक और प्रयोगात्मक तरीके से उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इससे पूछा गया है कि टीजीटी विज्ञान के एक पद के लिए 4 आवेदकों को वनों की कटाई के परिणाम पर एक पाठ की योजना बनाने के लिए कहा गया। 4 आवेदक हैं और वनों की कटाई के परिणाम पर एक आवेदन बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, इसका आंसर देना है।
ठीक है, पहले ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद में आंसर दीजिए। और आपको पढ़ते जाना है और अनुमान लगाना है कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो सकता है, फिर उसको आंसर करना है बाद में। देखो, वनों की कटाई के परिणाम के बारे में विस्तार से बताते हैं। क्या ये बात है इस योजना में? ठीक है, अभी पुख्ता मुद्दा नहीं है ये। अवधारणा को समझाने के लिए कई तरह के उदाहरण प्रदान करता है। क्या कई तरीके का उदाहरण प्रदान करता है क्या? ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। दूसरी बारे में ऐसी गतिविधियां शामिल है जो बच्चों के समूह में कर सकते हैं। बिल्कुल है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मेरे को सबसे पुख्ता आंसर यही लगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। छात्रों को अवधारणा को समझने में मदद करने के लिए आईसीटी के उपयोग के बारे में उल्लेख। आईसीटी का उल्लेख जरूरी नहीं है, ठीक है, पेड़ों की कटाई के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में आईसीटी का कोई उसमें योगदान नहीं है। बच्चों के समूह बनाकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3 होना चाहिए, बिल्कुल 3 राइट इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखो, इसमें क्या कहा गया है कि एक स्कूल, ठीक है, एक विद्यालय है, एक स्कूल है, एडवाइजेस की प्रिंसिपल श्रुति पटेल अलग अलग विषयों को अलग अलग पढ़ाने के बजाय, यानी कि एक प्रिंसिपल एडवाइजर है श्रुति पटेल, ठीक है, वो विषयों को अलग अलग पढ़ाने के बजाय क्या किया, विज्ञान के शिक्षण के लिए एकीकृत को मतलब एक कर दिया दृष्टिकोण के बारे में उत्कृष्ट है। उसका आधार क्या है, उसके आधार के बारे में आपको बताना है कि उसने ऐसा क्यों चुना कि वो अलग अलग पढ़ाने की बजाय एक पढ़ाना ज्यादा उत्कृष्ट समझती है। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखो, अलग अलग उसके बारे में बात कर रहा है, जो आपके स्कूल है टीचिंग के बारे में, उसके बारे में बताया जा रहा है कि अलग अलग विषयों को पढ़ाने के लिए एक उसके स्कूल में योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता है, ठीक है। शिक्षकों को समय सारणी में समायोजित करने में कठिनाई होती है, ठीक है। और तीसरी बात है, विभिन्न शिक्षकों को समायोजित करने के लिए छात्रों की कठिनाइयां। फोर्थ है आपके पास, सभी विषयों को आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ये बात तो सही है कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आज आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए कहा, इंग्लिश ग्रामर के बारे में, तो इंग्लिश ग्रामर अगर मैं पढ़ाऊंगा तो उससे पहले आपको क्या कंप्लीट आनी चाहिए, हिंदी की ग्रामर अगर आपको कंप्लीट आएगी तो इंग्लिश की ग्रामर आपको आसानी से समझ पाओगे, बहुत आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। जैसे नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पहले नाउन हिंदी में संज्ञा तो आनी चाहिए ना, तब क्या होगा, इनमें विषयों में क्या है, जुड़े हुए होने चाहिए। तो जुड़े हुए तरीकों से पढ़ाओगे तो आपको इसमें देखो दिया हुआ है, यही चीज है कि विषय में आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। एक शिक्षक क्रॉस कर्क्यूलेशन लिंकेज पर आकर्षित हो सकता है, बिल्कुल ये बात करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर फोर्थ होना चाहिए। देखते हैं इसका राइट आंसर, बिल्कुल, तो सभी का आंसर फोर्थ है। चलो, अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि एक शिक्षक कक्षा आपके पास 6 में भोजन के घटक पढ़ाने की योजना बना रहा है, ठीक है। जैसे चैप्टर दिया हुआ है, मान लो 6 के अंदर भोजन के बारे में, ठीक है, उसके भोजन उसको पढ़ाने के लिए एक योजना बना रहा है कि किस तरीके से बच्चों को अच्छी तरीके से इसकी नॉलेज दी जाए, ठीक है। उसके बारे में इसने कहा है, निम्नलिखित में से उसका उपयोग एक आवश्यक प्रश्न के रूप में किया जा सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी आप पढ़ो तो अपने तरीके से लीजिए, अपने हिसाब से उन क्वेश्चनों को अपनी दैनिक लाइफ में जोड़िए, ठीक है, जिससे आपको आसानी से याद रह पाए, ठीक है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, अच्छी तरीके से उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाए जो आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं। आपकी माँ आपको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के साथ भोजन क्यों परोसती है, ठीक है। इसमें थोड़ी शंका है, हो सकता है उत्तर, पहले उसके पहले हम तीनों को पढ़ लेते हैं। क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर के भोजन के लिए निश्चित खाद्य पदार्थ बनाती है? ये तो नहीं हो सकता वैसे भी, ठीक है। क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन में परोसी गई सभी चीजें खाते हैं? ये भी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। आंसर इन दोनों में होना चाहिए, उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाएं जो आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। लेकिन उससे मजबूत आपका तर्क क्या है कि आपकी माँ आपको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के साथ भोजन क्यों परोसती है। इसी से तो पता चलेगा
कि दूध, छाछ, दही इन सभी को खाते हैं, तो आपको वो क्यों खिलाया जाता है? माँ के द्वारा क्यों कहा जाता है दूध से हड्डियाँ मजबूत होगी, क्यों पिलाती है दूध, ठीक है? जब भी तो आपको कोई अच्छा भोजन मिल जाता है, तो उन भोजनों में क्या है कि पोषक तत्व की मात्रा अच्छी होती है। इस कारण माँ क्या है कि अलग-अलग पदार्थों को इसलिए परोसा जाती है कि आपको अगर गेहूँ खा रहे हैं, बिल्कुल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दही क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि प्रोटीन अच्छी तरीके से मिलता है, ठीक है? चावल उसके अंदर जो प्रोटीन है, वो भी अच्छी तरीके से मिलता है। जो भी खाना हम खाते हैं, ठीक है? वो तो आपको क्या करते हैं, घी भी खिलाया जाता है कि मोटा हो जाए बच्चा, और वाक़ई में मोटा होता है, क्योंकि देखो वसा की मात्रा जो भी मोटे इंसान है, उनमें फैट की मात्रा अधिक होती है। फैट की मात्रा के कारण ही, फैट जमा हो जाने के कारण ही आदमी मोटा होता है, ठीक है? ये याद रखना है आपको। तो फैट से आपकी वसा की मात्रा हो जाती है अत्यधिक शरीर के अंदर, ठीक है? तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ें कंप्लीट है, तो आपको याद रखने हैं कि इसमें भोजन का मुख्य घटक क्यों कैसे समझा पाओगे कि माँ आपको अलग-अलग भोजन क्यों परसती है? तो यही कारण है कि इससे आपको विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? इनकी मात्राएँ भरपूर मात्रा में आपको मिल सके, ठीक है? वही तो होता है पौष्टिक भोजन या संतुलित भोजन, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आपके पास 2 हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में आपको करने से पहले आपके पूरे कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब ऐसी बात है कि आज के लिए तो इतना ही है दोस्तों। फिर हम कल मिलेंगे, ठीक है? इन्हीं क्वेश्चनों के साथ नए क्वेश्चनों में आपको मैं अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। चित्रों के ज़रिए भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको चित्र भी मैं ऐड कर दूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है? तो आपको जिन्होंने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं साथियों, पुराने वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आपके कि जो क्वेश्चन है, उनको आप कैसे भी करके उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कंप्लीट रखिए, जिससे आपके सारे डाउट हो सकें अलग-अलग, ठीक है? तो आपके लिए आज के लिए इतना ही रहेगा साथियों, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी अदर क्लासें होती है, उनको कैसे डाउनलोड किया जाए, ठीक है? तो बात ऐसी है, देखिए दोस्तों, जो भी चैनल पे नए होते हैं, आप लेकर आइए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है? और आपको देखो प्लेलिस्ट में जाओगे, ठीक है? आपको यहाँ पर नहीं जाना है होम में, तो आपको शॉर्ट सभी वीडियो मिल जाएँगे, ठीक है? आपको प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जब भी जाओगे, तो यूजीसी नेट आएगा, उसके नीचे अगर जाओगे, तो आपके सीटेट की सारी क्लासें जो भी आपके चल रही है, मैथ की हो गई, सीडीपी की हो गई, ठीक है? ईवीएस की हो गई, वो सभी क्लासें आपको क्या है, सीटेट के अंदर मिल जाएगी, ठीक है? तो सीटेट के अंदर जितनी क्लासें होगी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है? जो भी साइंस की क्लासें हैं, सर ने अपलोड कर दिए हैं, मंडे से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? और आपकी ये आज 5वां टॉपिक है, 5वां पार्ट है, तो ज़रूर इस क्लास को भी लाइक और शेयर कीजिए अपने-अपने दोस्तों के पास, ठीक है? तो अपना काम क्या है, अच्छी तरीके से तैयारी करना, ठीक है? अपने आप को जितना इस समय खर्च कर सकते हो, उतना खर्च कीजिए, और खर्च भी अच्छे काम में, ठीक है? देखिए, तो इसमें याद रखना है कि जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी पर गूगल पर सर्च किया है। तो आप अपने हिसाब से जितना हो सके उतना कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, ठीक है? मैं आपके साथ हूँ, जो भी कोई क्वेरी प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल, तो आपको व्हाट्सएप नंबर आपके ये हैं, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम आती है पीडीएफ डाउनलोड करने में, कोई भी एरर होती है, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, क्लासों के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपके पास नंबर है 8233651148, ठीक है? तो ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? चैनल पे आप जाओगे, आपके पास ऐप भी बना हुआ है, उस पे जाइए, इंस्टॉल कीजिए, और उसमें जितने भी आपको फीचर दिए हुए हैं, एमसीक्यू, पीवाईक्यू सभी देखने को मिल जाएगी। साइट को सभी को पता है। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कल जो आपका 6 पार्ट आएगा, उसके अंदर मिलते हैं। जब तक टेक केयर, बाय बाय। और देखो, पढ़ाई में आपको रेगुलरिटी रखनी है साथियों, ठीक है? पढ़ाई में रेगुलरिटी रखोगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी नहीं रहेगी। अगर एक क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो उसी क्वेश्चन की क्वेरी कोई दूसरे क्वेश्चन में सोल्व हो जाती है। इसलिए कहता हूँ कि कंटिन्यूटी बनाए रखिए। किसी भी क्वेश्चन की क्वेरी कोई दूसरे क्वेश्चन में सोल्व हो जाती है, ठीक है? तो बिल्कुल मैं यही करना चाहता हूँ। तो आपके लिए इतना। फिर हम कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।